मॉर्निंग स्टूडेंट्स साइको की क्लास हमारी चली हुई थी। यह आपका 2022 का पेपर है, लेवल 3 का। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सी अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है। तो प्रत्यक्ष विधि नहीं पूछ रखी है। इनमें से कौन सी नहीं है? साक्षात्कार नहीं है, प्रक्षेपण नहीं है, या प्रश्नावली नहीं है, अवलोकन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी अभिवृत्ति को, पर्सनैलिटी को मेजरमेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो इनमें से आपका प्रत्यक्ष विधि नहीं है, प्रक्षेपण आंसर आएगा। और जो आपके सारे मेथड हैं इनको हम बारी बारी से एक बारी स्टडी कर लेते हैं। साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्यक्ष, अवलोकन और अप्रत्यक्ष विधियाँ या प्रक्षेपी विधियाँ, ये सारी हम एक एक करके पढ़ेंगे ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन शायद आपका गलत ना हो। स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स, किसी पर्सनैलिटी को मापने के लिए आपको दो प्रकार की विधियों का प्रयोग करना है। एक आपका अप्रक्षेपी और एक आपका प्रक्षेपी। प्रक्षेपी विधियाँ और अप्रक्षेपी विधियाँ, यानी कि पर्सनैलिटी को मेजरमेंट करने के लिए आपके पास दो विधियाँ हैं, एक प्रक्षेपी, दूसरा अप्रक्षेपी। इन सारी विधियों में से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार अवश्य पूछा जाता है, तो इसलिए इनमें से एक एक करके सारी पढ़ते हैं हम। पहले हम पढ़ते हैं अप्रक्षेपी विधियों के टाइप, कितने प्रकार की होती हैं। अप्रक्षेपी में आपकी आत्मक्षेपी विधि आएंगी, कुछ वस्तुनिष्ठ आएंगी, और तीसरी आपकी मन विश्लेषणात्मक विधि। पहली विधि है आत्मक्षेपी, जिनमें आपकी आत्मकथा, साक्षात्कार, प्रश्नावली, परिसूची, व्यक्ति का इतिहास। यानी कि आत्मक्षेपी विधियों के अंदर आत्मकथा आएगा, साक्षात्कार आएगा, प्रश्नावली आएगी, परिसूचियाँ और व्यक्ति का इतिहास। ये पांचों अप्रक्षेपी विधियाँ होंगी। और आत्मक्षेपी, इसमें खुद का परीक्षण कर सकते हैं। और दूसरी है आपकी वस्तुनिष्ठ, ये भी आपकी एक अप्रक्षेपी विधि है। इसमें आपका समाजमिति आएगा, निरीक्षण करना, निर्धारण मापनी, परिस्थिति की परीक्षा करना या निष्पादन करना। और जो तीसरा है मन का विश्लेषण, ये मुख्य साहचर्य और स्वप्न विश्लेषण। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि पर्सनैलिटी को मेजरमेंट करने के लिए आपके दो तरीके हैं, एक अप्रक्षेपी और एक है प्रक्षेपी। अप्रक्षेपी के पूछ सकता 3 मेथड हैं, आत्मक्षेपी, वस्तुनिष्ठ, मनोविश्लेषणात्मक। और फिर आत्मक्षेपी के आत्मकथा, साक्षात्कार, प्रश्नावली, परिसूची और किसी व्यक्ति के इतिहास को जानना। फिर वस्तुनिष्ठ में समाजमिति, निरीक्षण करना, निर्धारण मापनी, परिस्थिति का परीक्षण करना, निष्पादन करना। मन का विश्लेषण में मुख्य साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण है। स्टूडेंट्स दूसरी विधि आपकी प्रक्षेपी विधियाँ। इसमें रोडसा, साइन दब्बा परीक्षण आएगा, बाल अंतर्मुख परीक्षण आएगा, कहानी को पूरा करना, किसी वाक्य को पूरा करना, इसको हम कहानी या वाक्य पूर्ति परीक्षण बोलते हैं। और चौथा है आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और लास्ट है खेल या नाटक विधि के द्वारा परीक्षण करना। तो आपकी 5 प्रकार की विधि हैं जो प्रक्षेपी के अंदर आती हैं। सबसे पहले आपका रोडसा का साइन दब्बा परीक्षण, फिर आपका बाल अंतर्बोध परीक्षण, फिर कहानी या वाक्य को पूरा करना, फिर आपका प्रासंगिक अंतर्बोध जो आपके टैट कैट के नाम से जाने जाते, TAT टैट, CAT कैट, और खेल और नाटक विधि। स्टूडेंट्स अब इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अप्रक्षेपी विधियों में जो आपकी थी आत्मनिष्ठ विधियाँ, उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपकी आत्मनिष्ठ में आत्मकथा। आत्मकथा लिखनी जो होती हैं वो व्यक्ति को कुछ निर्धारित शीर्षकों के अंतर्गत ही अपने जीवन की घटनाओं या अपने संस्मरण का वर्णन लिखने के लिए कहा जाता है। वर्णन लिखने के आधार पर व्यक्ति के गुण दोषों का पता लगाया जा सकता है। इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें व्यक्ति अपनी अधूरी जानकारी दे सकता है, क्योंकि वो अपने जो गुण नहीं होते, अवगुण होते हैं, उनको छिपा सकता है। इसलिए आत्मकथा विधि आपकी बेस्ट विधि
नहीं है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को उसकी जीवन की घटना, उसके संस्मरण, उसके अच्छे बुरे दुखद जो घटनाएं होती है वो सारी लिखने के लिए बोला जाएगा, तो वो अपनी अच्छी अच्छी घटनाएं बता सकता है और दुखद घटनाओं को, बुरी घटनाओं को छिपा सकता है। इसलिए इसमें पूरी जानकारी नहीं मिलती, अधूरी जानकारी मिलती है आत्मकथा लेखन में। समझा गया स्टूडेंट्स कि आत्मकथा जो आपकी वो एक आत्मनिष्ठ में आएगी और आत्मनिष्ठ किसके अंदर आओगी? अप्रक्षेपी। देखो अप्रक्षेपी में आपकी आत्मनिष्ठ और आत्मनिष्ठ के अंदर आत्मकथा। आत्मकथा के अंदर हम किसी व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी का पता नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो अपना दुखद घटनाएं है उनको छिपा कर रखता है, अपने जीवन की पूरी घटनाओं, पूरे संस्मरण के बारे में अच्छी प्रकार से वर्णन करके नहीं लिखता। दूसरा आपका साक्षात्कार विधि। स्टूडेंट, साक्षात्कार विधि एक ऐसी मौखिक विधि है, इस विधि का प्रयोग शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। कि किसी भी बच्चे का शारीरिक अध्ययन करना हो, उसके मन की अवस्थाओं का अध्ययन करना हो, तो हम साक्षात्कार मेथड वहाँ पर यूज कर सकते हैं। इस विधि के दो प्रकार हैं, एक आपका औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। यानी साक्षात्कार एक मौखिक विधि है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अप्रक्षेपी विधियों में से कौन सी एक मौखिक विधि है, तो वो आपकी साक्षात्कार होगी। इसके कितने आपके आगे जाकर हिस्से होते हैं, यानी कितने पार्ट होते हैं, कितने रूप होते हैं, तो दो होते हैं साक्षात्कार के, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। किसी बच्चे का अगर शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं का अध्ययन करना होता है तो हम साक्षात्कार के द्वारा उसका अध्ययन कर सकते हैं। इस विधि के दो रूप है, औपचारिक और अनौपचारिक। आइए स्टूडेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। औपचारिक का मतलब होता है कि इसमें जो साक्षात्कार करता होता है वो व्यक्ति से अनेक प्रश्न पूछता है। इसका प्रयोग कई उम्मीदवारों में से एक या कुछ को चुनने के लिए किया जाता है। जैसे आपने बहुत सारे मेंबर में से किसी एक का सिलेक्शन करना हो, तो वहाँ पर एक का सिलेक्शन करने के लिए आप औपचारिक विधि को प्रयोग में लेके आओगे। फिर आपका अनौपचारिक साक्षात्कार के अंदर साक्षात्कारकर्ता कम से कम प्रश्न पूछता है। देखो वहाँ अनेक प्रश्न पूछता है, अनेक में औपचारिक और कम से कम प्रश्न पूछेगा तो वो आपकी हो जाएगी अनौपचारिक स्टूडेंट्स। इसमें व्यक्ति को अपने बारे में बताने के अवसर ज़्यादा मिलते हैं। अनौपचारिक में व्यक्ति को अपने बारे में बताने के अवसर क्या होते हैं? ज़्यादा मिलते हैं। एक डिफरेंस आपको याद रखना कि औपचारिक में आप अनेक प्रश्न पूछेंगे, अनौपचारिक में आप कम प्रश्न पूछेंगे स्टूडेंट्स। तो दो विधि आपकी हो जाती है आत्मनिष्ठ की, आत्मकथा, साक्षात्कार। तीसरी है प्रश्नावली स्टूडेंट्स। फिर आपकी प्रश्नावली विधि। इस विधि में व्यक्ति के गुणों के परीक्षण के लिए प्रश्नों की एक सूची को तैयार किया जाता है, जिसे व्यक्ति को सिर्फ हाँ या ना में ही उत्तर देना होता है स्टूडेंट्स। क्या समझे कि प्रश्नावली विधि में व्यक्ति के गुणों का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले एक सूची, एक प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है, जिसमें व्यक्ति को हाँ या ना में उत्तर देना होता है। और ये 4 प्रकार की होती हैं: खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्र के साथ प्रश्नावली और एक मिश्रित। यानी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रश्नावली विधि के कितने पार्ट हैं, तो प्रश्नावली के 4 पार्ट हैं। सबसे पहला खुली, फिर बंद और सचित्र चित्र के साथ, और फिर आपका मिश्रित। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। खुली नाम से प्रश्न है कि इसमें प्रश्न का पूरा उत्तर लिखना होता है। जैसे कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका हाँ ना में उत्तर ना देकर कंप्लीट विवरण लिखा जाता है, यानी इसमें प्रश्न का पूरा उत्तर लिखना पड़ता है, इसलिए आप इसको खुली प्रश्नावली बोलते हैं। बंद प्रश्नावली, इसमें हाँ या ना में उत्तर देना पड़ता है, यानी बंद प्रश्नावली के अंदर हाँ ना में उत्तर देना होता है। और खुली प्रश्नावली में किसी भी टॉपिक पर, किसी भी प्रश्न पर पूरा आंसर लिखना होता है। तो पूरा आंसर लिखने के लिए व्यक्ति के, बच्चे के संपूर्ण विचार जानने के लिए खुली प्रश्नावली हो जाती है, और हाँ ना में जानने के लिए सिर्फ बंद प्रश्नावली हो जाती है स्टूडेंट्स। तीसरा आपका सचित्र प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में चित्रों पर निशान लगाकर प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, यानी इस प्रश्नावली के अंदर चित्रों पर निशान लगाकर प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं स्टूडेंट्स।
चौथा आपका मिश्रित, इसमें तीनों का मिश्रण होता है, इसका तीनों का मिश्रण होता है स्टूडेंट्स। इसमें खुली, बंद, चित्र वाली सारे प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं मिश्रित प्रश्नावली के अंदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका प्री सूची तैयार करना। जो प्रीसूची मेथड है वो आपका वुडवर्थ ने सबसे पहले इस विधि का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात मानसिक रूप से जो ग्रस्त सैनिक थे उन पर किया गया था। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है कि वुडवर्थ महोदय के द्वारा जो मन के मानसिक रूप से ग्रस्त सैनिकों का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया, प्रीसूची विधि का। कब किया गया? दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात किया गया। किसके द्वारा किया गया? वुडवर्थ महोदय के द्वारा किया गया। इस विधि का प्रयोग बालक या व्यक्ति के कुसमायोजन को जानने का प्रयास किया जाता है। इसको स्वयं मूल्यांकन विधि भी कहा जाता है कि व्यक्ति का स्वयं मूल्यांकन भी हो सकता है। इस विधि के प्रत्येक प्रश्न को जो उत्तर देना होता है वो हाँ या ना में देना होता है। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं कि प्री सूची का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वुडवर्थ ने किया। कब किया? दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पर किया। किन के लिए किया गया? जो सैनिक आपके मानसिक रूप से ग्रस्त था उनको उसे बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया गया। और इस विधि का प्रयोग जो बच्चा कुसमायोजित हो जाता है उसको उससे बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह एक स्वयं मूल्यांकन की विधि है। इस विधि में प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में देना होता है। और जो प्रीसूची विधि है वो आपकी आत्मनिष्ठ के अंदर आती है और आत्मनिष्ठ आपका अप्रक्षेपी विधि के अंदर आता है स्टूडेंट्स। फिर लास्ट आपका जो मेथड बचा है अप्रक्षेपी में आत्मनिष्ठ विधियों में वो आपका व्यक्ति का इतिहास जानना। व्यक्ति इतिहास विधि में जो परीक्षक हैं व्यक्ति के माता पिता से, उसके पड़ोसी से, उसके रिश्तेदार से, सगे संबंधी से, मित्र से, उस व्यक्ति के बारे में अनेक प्रश्न पूछता है। परीक्षक प्राप्त उत्तरों से निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है उस व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई या नहीं हुई, वातावरण में कहाँ तक अपने आप को समायोजित कर पाता है, उसके अवांछित व्यवहार का क्या कारण हो सकता है। इस प्रकार व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग अपराधी बालक या व्यक्ति के उच्चार में किया जाता है। अगर कोई बच्चा बाल अपराधी है वो अपराध क्यों करता है और उसके क्यों का कारण जानकर उनका निवारण करने के लिए आप व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यानी व्यक्ति इतिहास विधि वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ हमने किसी बाल अपराधी बच्चे के बारे में अध्ययन करना हो और उसकी कमी को दूर करना हो, यानी उसका उपचार करना हो। इसमें हम व्यक्ति के इतिहास के बारे में जानने के लिए किसी उसके माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्रों से उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर और फिर उसकी स्टडी करके क्या कमी है उसका उपचार किया जा सकता है इसमें व्यक्ति इतिहास विधि के कुल। दूसरा है आपका स्टूडेंट्स वस्तुनिष्ठ विधियाँ। आत्मनिष्ठ आपकी हो चुकी है, अब हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ विधियाँ। इनमें बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी समाज नीति है, किसमें? वस्तुनिष्ठ में। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले J.L. मोरेनो ने, एक तो आपको ना याद करना है कि J.L. मोरेनो के द्वारा समाज नीति का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 1934 में। यानी कि समाज विधि का जनक कौन माना गया है? J.L. मोरेनो। कब? 1934 में। बालक के सामाजिक गुणों के विकास के लिए यह सबसे अच्छी विधि है। इस विधि में किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति को 1 या 2 प्रश्न देकर उनकी प्रतिक्रिया ज्ञान करके उसके आधार पर समाज विधि का निर्माण किया जाता है स्टूडेंट्स। यानी किसी भी बच्चे के समूह को, प्रत्येक व्यक्ति को 1 या 2 प्रश्न देकर उनकी प्रतिक्रिया देखकर प्रतिक्रिया के आधार पर इस समाज नीति का निर्माण किया जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर आपका सबसे पहले आता है समाज नीति। और समाज नीति का आपका 1934 में J.L. मोरेनो के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। इसमें बालक के सामाजिक गुणों के विकास को जानने का सबसे अच्छा समाज नीति मेथड ही है। इस विधि में किसी भी समूह के प्रत्येक व्यक्ति को 1 या 2 प्रश्न देकर, याद रखना है प्रत्येक व्यक्ति को, समूह के प्रत्येक व्यक्ति को, समूह की विधि है यानी कि समूह के प्रत्येक व्यक्ति को 1 या 2 प्रश्न देकर उसको फिर उसका अध्ययन किया जाता है। तो क्या बोलेंगे इसको? समाज नीति। दूसरा निरीक्षण करना।
निरीक्षण विधि के अंदर शिक्षक द्वारा बालक का अलग अलग परिस्थितियों में निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण के आधार पर ही उसके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की परिस्थिति में बच्चे का निरीक्षण करके निरीक्षण के आधार पर ही बच्चे का निष्कर्ष निकाला जाता है। फिर तीसरा है आपका निर्धारण मापने, ये भी आपकी किसके अंदर आएगी, वस्तुनिष्ठ के अंदर। इस विधि में व्यक्ति के किसी विशेष गुण या कार्यकुशलता का मूल्यांकन करके उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाया जाता है। उसके गुणों को 5 या अधिक कोटियों में विभाजित करके मतदाताओं से उसके संबंध में विचार व्यक्त करने को कहा जाता है। जिस कोटि को सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे व्यक्ति को उसी प्रकार का माना जाएगा। यानी कि जो निर्धारण मापनी होता है उसमें व्यक्ति के जो विशेष गुण हैं या कोई कार्य कुशलता है, विशेष गुण या कार्य कुशलता जो बच्चे के अंदर ज़्यादा होती उसी का अध्ययन करवाया जाता है, और वो जो लोग उनके संपर्क में रहते हैं बच्चे के उन्हीं से करवाया जाता है, और उन्हीं के आधार पर उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है कि जिस कोटि में सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे व्यक्ति को उसी प्रकार का मान लिया जाएगा। स्टूडेंट्स, चौथी है आपकी निष्पादन परीक्षण। निष्पादन का एक दूसरा नाम है व्यवहार परीक्षण करना। इस विधि का प्रयोग हॉटसन और मेयर ने ईमानदारी का गुण मापने के लिए किया गया था। देखो, निष्पादन विधि के प्रतिपादक कौन माने गए हैं, हॉटसन और मे। हॉटसन और मे ईमानदारी का गुण मापने के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह व्यक्ति विभिन्नताओं के मापन हेतु व्यवहारिक विधि है, यानी व्यक्ति के व्यवहार का इसमें अध्ययन किया जाता है। निष्पादन परीक्षण का अन्य नाम क्या है, व्यवहार परीक्षण विधि है। व्यवहार परीक्षण विधि किसका नाम है, निष्पादन परीक्षण का ही नाम दूसरा क्या है, व्यवहार परीक्षण विधि है। इस विधि द्वारा यह परीक्षण किया जाता है कि व्यक्ति के जीवन की जो वास्तविक परिस्थितियाँ हैं उस वास्तविक परिस्थितियों के अंदर जो बच्चा है वो किस प्रकार व्यवहार करता है। तो निष्पादन परीक्षण के अंदर बच्चे के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो उसकी रियल लाइफ की सिचुएशन है उसमें किस प्रकार का व्यवहार करता है। स्टूडेंट्स, फिर आपका परिस्थिति का परीक्षण। इस विधि में भी निष्पादन विधि जैसी ही मानी गई है। इसका अंतर से थोड़ा सा यह है कि इसमें कृत्रिम परिस्थिति में रखकर, देखो वहाँ निष्पादन में व्यवहार परीक्षण में वास्तविक परिस्थिति के अंदर बच्चे का अध्ययन किया जाता है, लेकिन परिस्थिति नाम से ही है, एक परिस्थिति पैदा की जाएगी उसमें बच्चे को रखकर और उसमें उसकी कृत्रिम बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, तो परिस्थिति परीक्षण में बच्चे को कोई परिस्थिति पैदा करके उसके अकॉर्डिंग बच्चे में परिस्थिति का परीक्षण किया जा सकता है। स्टूडेंट देखो, निष्पादन के अंदर जो आपकी परिस्थिति होगी वो वास्तविक जीवन लाइफ की होगी, लेकिन यहाँ पर कौन सी होगी, कृत्रिम परिस्थिति का परीक्षण किया जाएगा। स्टूडेंट्स, फिर आपका मुख्य सचार्य परीक्षण। इस विधि का प्रवर्तक कौन है स्टूडेंट, फ्रायड को माना गया है। ये भी मन का विश्लेषण विधि जो आपकी 2 प्रकार की हैं और ये भी अप्रक्षेपी के अंदर ही आती है। स्टूडेंट्स, क्योंकि आत्मनिष्ठ के आपके 4 मेथड हो जाते हैं, उसके बाद वस्तुनिष्ठ के 5 हो जाते हैं, उसके बाद मन के विश्लेषण के 2 हो जाते हैं अप्रक्षेपी विधि के अंदर। इस विधि का प्रवर्तक फ्रायड को ही माना गया है। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः मानसिक रोगों से मन के रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें मनोचिकित्सक जो होता है व्यक्ति को सम्मोहित या अचेतन अवस्था में आकर प्रश्न पूछता है, जिसके अंतर्गत छिपी इच्छाएं जो होती हैं, जो बच्चे के छिपी भावनाएं होती हैं, उनका पता लगाया जा सकता है। यानी मुख्य सचार्य के अंदर किसी भी मनोचिकित्सक के द्वारा या किसी भी टीचर्स के द्वारा उस व्यक्ति का जो परीक्षण किया जाता है उसकी जो अचेतन मन में छिपी इच्छाएं होती, जो भावनाएं होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है अचेतन अवस्था में लाकर प्रश्न पूछने से। तो मुख्य सचार्य विधि आपकी प्रवर्तक को माना गया है, फ्रायड को माना गया है, और इस विधि का प्रयोग सामान्यतः मानसिक रोगियों के मनोरोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें मनोचिकित्सक व्यक्ति को सम्मोहित करके अचेतन अवस्था में आकर प्रश्न पूछता है, जिससे उसके अर्ध मन में छिपी इच्छाएं भावनाओं का पता लगाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, फिर आपका स्वप्न विश्लेषण। जैसा कि नाम से ही पता है कि इस विधि में व्यक्ति के स्वप्नों का विश्लेषण किया जाता है। स्वप्न विश्लेषण आपकी मन विश्लेषणात्मक विधि है। इसमें व्यक्ति के स्वप्नों का विश्लेषण किया जाता है। स्वप्न विश्लेषण के आधार पर जो अतिरिक्त इच्छाएं हैं,
जिन्हें बाधक तत्वों का पता लगाकर फिर उसका निराकरण किया जा सकता है। इस विधि में उसके कुल समायोजन को सही दिशा दिखा सकती है। अगर बच्चा किसी प्रकार से समाज के अंदर समायोजित नहीं कर पा रहा तो उसका कारण जानकर उसको फिर दूर करके बच्चे को एक सही दिशा दिखाई जा सकती है। तो स्वयपन विश्लेषण में बच्चे के स्वयपन का ही विश्लेषण किया जाता है स्टूडेंट से। फिर आपकी प्रक्षेपी विधि स्टूडेंट तो ध्यान से पढ़े। देखो अप्रक्षेपी सारी आपकी हो चुकी है, पढ़ेंगे प्रक्षेपी विधियाँ। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सबसे पहले मन का विश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया। किसका? प्रक्षेपी विधियों का। किसके द्वारा? मन का विश्लेषण सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया। उसके अनुसार प्रक्षेपण वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति के भाव, विचार, उसकी भावना, उसके संवेग, उसके स्थायी भाव, उसके आंतरिक भाव, उसका बाह्य जगत के द्वारा क्या सुरक्षात्मक कवच है, किससे वो संबंध है। आधुनिक युग के व्यक्ति के मूल्यांकन में प्रक्षेपी विधियों का सर्वाधिक प्रचलन किया जाता है। यानी कि जो आधुनिक विकास है उसमें किसी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए हम ज़्यादातर प्रक्षेपी विधियों का प्रयोग करते, अप्रक्षेपी का नहीं करते हैं। तो प्रक्षेपी विधियों को सबसे पहले सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रयोग में लाया गया और इसके अनुसार हम प्रत्येक व्यक्ति के भावों के अकॉर्डिंग, विचारों के अकॉर्डिंग, भावनाओं के अकॉर्डिंग, संवेग, स्थायी भाव, आंतरिक भाव या व्यक्ति के बाह्य जगत के साथ जो संबंध हैं उन सब का पता लगाकर ही व्यक्ति के पर्सनैलिटी का मूल्यांकन किया जा सकता है। और यह एक प्रक्षेपी विधि है। किसने प्रयोग किया इसको? सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड को क्या माना गया है? मन का विश्लेषण माना गया है। आइए स्टूडेंट्स आपकी इसकी एक एक विधि को बड़े ध्यान से करते हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले पढ़ते हैं रोड्सा का संदर्भ परीक्षण। स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बारी भी, उससे पिछली बारी भी। जो मैं अभी आपको तीनों टैट, कैट और ये रोड्सा का संदर्भ परीक्षण करवाने वाला हूँ, यहाँ से इन कार्डों की संख्या की आपको ध्यान से रखनी है। रोड्सा का संदर्भ परीक्षण जो है इसका प्रयोग किसने किया? हरमन रोड्सा ने। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि रोड्सा संदर्भ परीक्षण का प्रयोग सबसे पहले हरमन रोड्सा ने किया। फिर कब किया? 1921 में किया। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के। 3 क्वेश्चन हो गए। हरमन रोड्सा 1921 में प्रयोग किया, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इसमें 10 कार्ड थे, 5 काले रंग के, 2 काले व लाल और 3 अनेक रंगों के। देखो ये कार्ड की संख्या पूछी जा सकती है कि रोड्सा संदर्भ परीक्षण में कितने कार्ड थे आपके? 10 कार्ड थे, 5 काले, 2 काले लाल व 3 अनेक रंग के होंगे। और बालक को एक एक कार्ड दिखाकर फिर प्रश्न पूछा जाता है कि आपको इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देती है। बालक इन कार्डों को देखकर जो प्रतिक्रिया करेगा परीक्षक उन चार्टों पर अंकित कर लेगा। चार्टों की सहायता से इस बच्चे के पर्सनैलिटी का विश्लेषण किया जाता है। इस परीक्षण का प्रयोग जो मानसिक रोग हैं उनका निदान करने के लिए, उपचार करने के लिए और बच्चे को सही प्रकार से गाइडेंस देने के लिए प्रयोग में किया जाता है स्टूडेंट्स। तो आपके क्वेश्चन कौन कौन से हो गए यहाँ से कि एक तो इसका प्रयोग हरमन रोड्सा ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के थे। कितने कार्डों का प्रयोग किया? 10 कार्डों का प्रयोग किया। 10 कार्डों में से 5 कैसे थे? काले रंग के, 2 कैसे थे? काले लाल रंग के, 3 कैसे थे? अनेक रंगों के थे। इसमें बालक को पहले कार्ड दिखाया जाता है, कार्ड की हेल्प से आकृति पूछ जाती है, आकृति की हेल्प से बच्चे जो देखकर प्रतिक्रिया करते हैं उनका अनुमान लगाया जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। और सबसे मेन काम ये है कि इस परीक्षण का प्रयोग निदान करने के लिए बच्चे का, उसके मानसिक रोग कौन से है, किस कारण से पैदा हुए, उनका उपचार करने के लिए, एक सही गाइडेंस देने के लिए बच्चे का रोड्सा का, हरमन रोड्सा का 1921 वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो बच्चे अप्लाई किया जाता है। फिर दूसरा है आपका स्टूडेंट्स TAT टैट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। सॉरी, यह आपका प्रसंगांगी अंतर्बोध है, टैट के नाम से प्रसिद्ध है। इस परीक्षण का निर्माण 1935 में मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा। देखो 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का प्रयोग किया गया था 1935 में। ये टैट के नाम से फेमस है। मॉर्गन मुर्रे के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। पहले वाले में 10 कार्ड थे, इसमें 30 कार्ड है। टैट में 30 कार्ड हैं, 10 पुरुषों के, 10 स्त्रियों के, 10 दोनों के। बालक को चित्र दिखाकर प्रत्येक चित्र पे कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। स्वयं को पात्र मानकर अपनी ही समस्याओं, विचारों, भावनाओं को उसमें व्यक्त करता है। इससे बालक की समस्याओं का पता लगाकर उसको गाइडेंस किया जा सकता है। तो इसलिए इसको हम
TAT टैट परीक्षण भी कहा जाता है, और यह 14 वर्ष से अधिक उम्र वालों को, देखो उम्र भी पूछी जा सकती है कि टैट में कितनी उम्र के बच्चों पर प्रयोग किया गया। 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों पर यह प्रयोग किया जाता है। मैं दोबारा फिर बताता हूँ कि जो टैट है उसका नाम है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। उसका प्रयोग 1935 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? मार्गन मुर्रे के द्वारा किया गया। कितने कार्ड थे? 30 कार्ड थे। 30 कार्ड में 10 पुरुषों के, 10 स्त्रियों के, 10 दोनों के मिक्स थे। बालक को कार्ड दिखाया जाता है, उस कार्ड पर चित्र देकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। तो बच्चा स्वयं को उसकी जगह मानकर अपने बारे में अपनी समस्या, विचार, भावनाओं को लिखता है, जिससे उस बच्चे की समस्याओं का पता लगाकर उसको अच्छी गाइडेंस देकर उसका निवारण किया जा सकता है। ये टैट के नाम से फेमस है और 14 वर्ष से अधिक बच्चों पर इसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। अगला है आपका CAT कैट यानी कि बाल अंतर्बोध परीक्षण स्टूडेंट्स। तो CAT कैट आपका 1948 में लियोपोल्ड ब्लैक के द्वारा, यह 3 से 11, देखो जो आपका TAT टैट था वो 14 वर्ष से अधिक वाला था, लेकिन जो बाल अंतर्बोध परीक्षण है वो 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। पहले वाले में आपके 10 कार्ड थे, फिर 30 कार्ड हो जाते हैं, लेकिन CAT कैट बाल अंतर्बोध परीक्षण में भी आपके 10 कार्ड ही हैं। टैट की तरह का प्रत्येक कार्ड पर जानवर के चित्र बने होते हैं। बच्चों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने के लिए कहता है, और भारत में इस परीक्षण का संशोधन कोलकाता की उमा चौधरी ने किया था। यानी कि जो CAT है उसमें संशोधन कलकत्ता की उमा चौधरी के द्वारा किया गया। इसे CAT परीक्षण भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। यानी कि CAT के बारे में बाल अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। 1948 में लियोपोल्ड ब्लैक के उसका प्रयोग किया गया। 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी हैं। इसमें 10 कार्ड होते हैं और टैट की तरह प्रत्येक कार्ड पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। बच्चों को चित्र दिखा कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। इसका संशोधन कलकत्ता में उमा भारती के द्वारा किया गया था और इसको CAT के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स। तो लास्ट विधि आपकी वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण, ये भी आपका किस में आएगा? प्रक्षेपी विधि के अंदर आएगा। इस परीक्षण का विकास पाइन व टेंडलर ने 1930 में, पाइन व टेंडलर कब? 1930 में किया गया। किसका? वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण का। इस दिशा में सराहनीय कार्य रोटर्स ने किया। वाक्य कहानी पूर्ति में जो सराहनीय कार्य किसके द्वारा किया गया था? रोटर्स के द्वारा किया गया। इस छात्र को कुछ अधूरे वाक्य पूरे करने के लिए दिए जाते हैं। इसमें उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है और यह विधि केवल शिक्षित लोगों के लिए ही उपयोगी है। किसके लिए स्टूडेंट्स? शिक्षित लोगों के लिए ही उपयोगी है। खेल और नाटक विधि, खेल और नाटक विधि में बालकों को पूर्व नियोजित खेल नाटकों में स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेने के लिए कहा जाता है और इस विधि में बालक के व्यक्तित्व संबंधी सारे गुण प्रकट कर लिए जाते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कुछ और टेस्ट है व्यक्तित्व के, वो भी हम जान लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो शरीर रचना का सिद्धांत दिया गया सेल्टन के द्वारा। शरीर की रचना के अकॉर्डिंग सेल्टन के द्वारा। आत्मज्ञान का सिद्धांत मास्लो के द्वारा। जीव सिद्धांत दिया गया गोल्डस्टीन के द्वारा। मन का विश्लेषण दिया गया सिगमंड फ्रायड के द्वारा। हार्मिक सिद्धांत दिया गया मैकडूगल के द्वारा और मांग की गई हेनरी मुर्रे के द्वारा स्टूडेंट्स। और लास्ट आपका विशेषक सिद्धांत दिया गया कैटल के द्वारा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। व्यक्तित्व मापन के सिद्धांतों में शरीर की रचना का सेल्टन के द्वारा, आत्मज्ञान का मास्लो के द्वारा, जीव सिद्धांत दिया गया गोल्डस्टीन के द्वारा, मन का विश्लेषण फ्रायड के द्वारा, हार्मिक सिद्धांत दिया गया मैकडूगल के द्वारा और मांग का सिद्धांत दिया गया हेनरी मुर्रे के द्वारा, विशेषांक सिद्धांत दिया गया कैटल के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमारा पर्सनैलिटी की विधियाँ, प्रक्षेपी विधियाँ पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। जो बच्चा यहाँ से क्वेश्चन कर लेगा उसका कोई भी क्वेश्चन पर्सनैलिटी का गलत नहीं होगा। इसलिए बच्चे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को देखें, पढ़ें, तभी मेरा यहाँ पर क्लास लेने का फ़ायदा होगा। और प्लीज़ लाइक शेयर स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे।